अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के मुआशी ताल्लुकात की तारीख में एक नए दौर का आगाज़ हो चला है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ताजिकिस्तान के विजिट और ख़ास तौर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में शिरकत और दूसरे सरबराहान मुमलिकत के साथ पाकिस्तान की मीटिंग और फॉरेन मिनिस्टर के लेवल के ऊपर भी, प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर भी एक स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन, ये तमाम तर चीज़ें इस बात का इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान इज़ ऑल इन द सेंट्रल एशियन ट्रेड कॉरिडोर। और इस पूरी खत्ते की जो माशी पॉलिसी है और ट्रेड पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग से होने जा रहा है। आज इस टॉपिक पे और ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। मैं अपने राइट से तारुफ कराना चाहूँगा हसन हबीब साहब, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, चाइना को भी में भी रहे हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर, और नॉर्थ कोरिया में भी रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस नन अदर देन मोहम्मद अकमल साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी नुमाइंदगी करते हैं, बहुत ही की इनसाइट्स रखते हैं, खासतौर पर जो भी स्ट्रेटेजिक इशूज़ होते हैं और इकॉनमी के की इंडिकेटर्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस फारूक अफजल साहब, जो कि बिजनेसमैन है, पाकिस्तान टर्की बिजनेस फोरम को भी रिप्रेजेंट करते रहे हैं, रशिया के अंदर भी पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं और खासतौर पर ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते रहे हैं। उनसे बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। सो विदाउट एनी डिले हम चलते हैं हसन साहब। हसन साहब, एक क्विक रिव्यू दीजिएगा कि जो पाकिस्तान के जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई हैं जिसके अंदर आप ट्रेड कॉरिडोर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग से अपना डेवलप करना है, खासतौर पर रेलवे रोड के ऊपर भी बात हो रही है, बाय रोड रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग करने की बात हो रही है, अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने की भी बात हो रही है। हाउ डू यू समराइज द रीसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमें अब ज़माने की जो चेंजेस आ रही हैं उनको फॉलो करना है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जिस तरह डेवलप हो रही है, तो हम क्लासिकल जो सिर्फ पानी का जहाज़ या एयर कार्गो पे बिलीव करते थे, अब हमें रेलवे को, रोड को, हर चीज़ को साथ डेवलप करना है। और अब स्लोली हमारा फोकस जो है वो यूरोप और डेवलप्ड मार्केट से मूव करके सेंट्रल एशिया और एशिया की तरफ जा रहा है। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम उस नेटवर्क का, चाहे वो BRI हो, चाहे CPEC हो, चाहे वो रोड नेटवर्क्स हैं जो अब अफगानिस्तान के थ्रू डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि इस सारे क्योस में जो अफगानिस्तान में है हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे अगर हम गैस पाइपलाइन डेवलप कर लें कासा 1000 को, या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन डेवलप कर लें सेंट्रल एशिया से, या रोड लिंक्स इम्प्रूव कर लें, तो उससे हमारा ये होगा कि हमारी प्रोडक्ट सेंट्रल एशिया, टर्की और यूरोप बहुत आसानी से जा सकेगी। और हम जो बॉटल नेक्स हैं जैसे स्वेज कैनाल में हुई थी, या और जो ये लंबा रूट है जिससे हमें होकर यूरोप जाना पड़ता है, तो उससे हम बच जाएंगे। तो ओवरऑल एक इम्पॉर्टेंट विजिट आपकी नज़र में? बहुत इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत टाइमली विजिट भी है। अभी 1 महीना हुआ अफगानिस्तान को कि वहाँ हम सारे लोगों से बैठ के बात कर रहे हैं। ईरानी लीडर भी वहाँ थे, ताजिकिस्तान था, कजाकिस्तान, रशिया। तो दिस वाज वेरी टाइमली और बहुत ही अप्रोप्रिएट विजिट था। अकमल साहब, हाउ डू यू समराइज दिस विजिट? आप क्योंकि स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी देखते हैं, आपके शोज़ के अंदर भी बहुत सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स आते हैं और बताते हैं कि रीजन में ग्रोथ के लिए आपको न्यूट्रलाइज करना है अफगानिस्तान में टेररिज्म को, एंड देन कनेक्टिविटी पैदा करनी है। हाउ डू यू समराइज? देखें, वज़ीर आज़म साहब का जो ये दौरा है, ये ख़ास तौर पे डिप्लोमेटिकल अगर एस्पेक्ट इसका देखा जाए, जमहूरी तौर पे पाकिस्तान को इतना फ़ायदा हुआ है कि अगर आप देखें अफ़गानिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है, तो वहाँ पे मल्टीपल जो है वो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे उज़्बेक, हज़ाराज एंड अदर इन एडिशन टू तालिबान वगैरह। तो उन सबके दरमियान एक यूनानिमस और यूनिफॉर्मिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें ताजिकिस्तान का अल्टीमेटली जो इन्फ्लुएंस है वो ताजिक्स के ऊपर है, और ताजिक्स आर मतलब एक अच्छी क्वांटिटी में है, वहाँ पे जो है उनकी पॉपुलेशन है। तो उस हवाले से PM साहब का जो ये दौरा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उसमें ताजिक प्रेसिडेंट को ऑन बोर्ड लेना, जिस तरीके से पाकिस्तान तालिबान को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है या उनके ऊपर अपनी राय जो है वो, या उनको सजेशंस वगैरह दे सकता है, इसी तरीके से जो उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट है दे कैन इन्फ्लुएंस ऑन उज़्बेक। तो अगर इन सब की कंसेंसस के साथ जो है इस वक्त जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है वो अफगानिस्तान में एक यूनानिमस गवर्नमेंट या उसको फॉर्म करना है। तस्लीम करना या ना करना दैट विल बी सेकेंडरी, पहले फॉर्म हो जाए। तो जो इस वक्त जो पहला टारगेट जो अचीव हुआ है PM साहब का, अपार्ट फ्रॉम ट्रेड एंड इकोनॉमीज,
तो मैं इसको कहूँगा कि ये सबसे बेहतरीन इसका जो फ़ायदा हुआ है कि उज़्बेक प्रेसिडेंट को ऑन बोर्ड लिया है और वो उस तरीके से उज़्बेक्स को जो है वो कन्विंस करेंगे, यहाँ से ये तालिबान को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो इससे अफगानिस्तान में जो इस्तेहकाम आएगा ना तो उससे बहुत फ़ायदे होंगे और फिर हम उसके बाद आगे ट्रेड और इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये कि बहुत स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान प्ले कर रहा है और जो भी बड़े फैक्शंस हैं अफगानिस्तान में जिनका इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान वांट्स देम टू कम ऑन बोर्ड एंड देन द गवर्नमेंट जो फॉर्म कर रहे हैं उसको एक तकवीयत मिले, उसकी स्टेबिलिटी मिले। पीएम साहब का जो नैरेटिव उन्होंने एक बिल्ड किया ना कि मुस्तहकम अफगानिस्तान, पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के फेवर में है और किसी के फेवर में हो या ना हो, खिद्दे के फेवर में है और पाकिस्तान के फेवर में है, तो इस नैरेटिव को ये वाला दौरा बहुत हद तक सपोर्ट कर रहे हैं और आप फ्यूचर में देखेंगे। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि जिस तरह अभी तक सरप्राइज पे सरप्राइज मिले हैं इंडिया को या दीगर पाकिस्तान ममालिक कुव्वतों को, इस हुकूमत देखें ना, पहला पैलेट आया इनके पास चैलेंज के जी काबुल पे नहीं कब्जा कर सकते, वो भी कर लिया, फिर पंशेर का आया और अब गवर्नमेंट फॉर्म करने में भी पाकिस्तान जो है वो कामयाब हो जाएगा वहाँ पे एक कंसेंसस के साथ, और ये उसकी तरफ एक बहुत अच्छा कदम साबित। फारूक साहब आपके लिए टफ क्वेश्चन, सिर्फ लगभग 80 मिलियन डॉलर की ट्रेड है, बहुत कम क्वांटम है। हाउ डू यू फोरसी, बिकॉज आप ट्रेड रिलेशनशिप्स को बड़ी गहरी नजर से देखते हैं मुल्कों के दरमियान, अब तक इतनी कम क्यों रही है, क्या वजूहात थी और अब यहाँ क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं दैट यू सजेस्ट द गवर्नमेंट टू टेक कि तेजी से ट्रेड कम से कम इंप्रूव हो इन दो ममालिक के दरमियान? जी बिस्मिल्लाह। हमारी बेसिकली देखिए ताजिकिस्तान को अगर आप देखें, जो पीएम साहब गए वहाँ पर, वो अंडर दी SCO के प्लेटफॉर्म के तहत गए, ठीक है, उसकी कॉन्फ्रेंस थी। उसमें SCO में जो 8 ममालिक हैं उसमें सेंट्रल एशिया के 4 बड़े अहम ममालिक हैं, 5वां एज एन ऑब्जर्वर अफगानिस्तान उसमें आता है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है एंड कजाकिस्तान है। ये पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ ताजिकिस्तान से हमारी ट्रेड सर हार्डली इट्स नॉट 80 मिलियन, इट्स हार्डली $3 मिलियन। ओके, बट इट वाज कोटेड 80 मिलियन। नहीं सर, इतनी नहीं है। देखिए जो $3 मिलियन कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखिए जो ताजिकिस्तान इज कंसीडर्ड द पूरेस्ट कंट्री अमंग दीज 6 सेंट्रल एशियन कंट्रीज एक्चुअली, ठीक है, और उसका जो तकरीबन जो उनका रिलाई है ना, दैट इज मेनली ऑन आपका जो फॉरेन एक्सचेंज आता है। 90 उनके जो लोग हैं 1 मिलियन के करीब लोग बाहर काम कर रहे हैं, जिसमें 90% रशिया में काम करते हैं, ठीक है, और उनकी 70% इंपोर्ट होती है, आपका फूड वगैरह आर्टिकल वहां पर वो इंपोर्ट करते हैं वहां पर। अब $3.81 बिलियन की तक कंज्यूमर GDP मार्केट है, वो इट्स अ वेरी स्मॉल मार्केट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस मार्केट को इग्नोर कर दें, ठीक है ना। हमारे लिए तो एक कतरा हमारी एक्सपोर्ट के लिए, हमारे मुल्क के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, $1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो 4 ममालिक हैं जिसमें सबसे बड़ा मुल्क उन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में SCO में, दैट इज कजाकिस्तान, विच हैज $481 बिलियन का उसका कंज्यूमर GDP है उसका, ठीक है, उनकी इंपोर्ट्स भी अच्छी है, एक्सपोर्ट्स भी अच्छी हैं। तो हम इन ममालिक को, इसी तरह किर्गिस्तान है, इसी तरह आपका आपका जो दूसरे जो 4 अफगानिस्तान इवन जब तालिबान नहीं भी थे, मैं हमेशा टीवी टॉक शोज में आज से 3 साल पहले भी, 2 साल पहले भी, कि भाई हमें चाहे मिन्नत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वी नीड टू हैव बेटर रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान, बिकॉज दैट इज फॉर अस इज अ गेटवे टू गेट इनटू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड आल्सो टू हैव द राइट वे। देखिए वाह खान का बॉर्डर है, जो वाह खान की टनल अगर बन जाए, सो वी इट्स ओनली 20 किलोमीटर एंड रशियंस वुड लव टू मेक दैट टनल फॉर अस एंड वी कैन हिट डायरेक्टली रशिया फ्रॉम अफगानिस्तान। लेकिन अब जब स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो वी कैन यूज दीज ऑल मीन्स to improve our trade between this multilateral जो हमारा सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, अफगानिस्तान है और आपका रशिया है। तो उस सबसे बड़ा जो मुल्क है उसमें इकोनॉमी वाइज, दैट इज रशियन। रशिया हैज $4 ट्रिलियन की कंज्यूमर GDP, उसकी PPP मार्केट है उसकी। रशिया की तरफ भी आएंगे, जरा ये बताइएगा कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने की एरियाज की तरफ जब इशारा किया तो खास तौर पे एनर्जी के ऊपर कहा कि ताजिकिस्तान एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन करता है हाइड्रो पावर के थ्रू, एंड पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो वहां से एनर्जी इंपोर्ट करें। बिल्कुल। हाउ डू यू सी दैट अपॉर्चुनिटी बीइंग रियलाइज्ड? देखिए इसमें अगेन आ जाता है कि अफगानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, क्योंकि रास्ता वहीं से बनता है, ठीक है। अगर ये रास्ता वहाँ से हमें एक सेफ वे मिलता है तो मेरा ख्याल है कि दिस कैन बी डन प्रोवाइडेड इफ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग विल टू डू इट। देखिए हम MOU साइन तो कर लेते हैं, बट वी हैव टू मेक इट एन एग्रीमेंट एक्चुअली। MOU साइन हमारे दुनिया भर से होते हैं, इट कैन बी डन, देयर इज नो इशू, क्योंकि अफगानिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है और उनका ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी है। जाहिर बात है अगर हम अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करेंगे, सो वी हैव टू पे सर्टेन अमाउंट टू द अफगानिस्तान ट्रेड यूनियन, सारा वही होगा हमारा, उसी के रास्ते से हमारा। अफगानिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस,
very important country for us. I mean, it will lead us to not only Central Asian countries. Not only just for us, for China as well, for Russia for everybody, as well. sir, for everybody. I mean, it will be open for everybody, and this will become an hub, I tell you, for the trade and every economic activity. ठीक है, I think बहुत ही keen सर जी। हसन साहब, ये सेंट्रल एशिया की जो पॉलिसी है, पॉलिसी और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान अपने आप को पोजीशन कर रहा है सेंट्रल एशिया के अंदर, और ये पूरी पॉलिसी आप देख रहे हैं कि दोबारा से रीमॉडल हो रही है। हाउ डू यू डिफाइन दैट ओवरऑल पॉलिसी? क्या खदोखाल होंगे इसके? देखिए, विजन सेंट्रल एशिया जैसे कह रहे हैं, गो के सेंट्रल एशिया को अब आज़ाद हुए काफ़ी तवील अरसा हो गया है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उनकी लीडरशिप अभी भी रशियन इन्फ्लुएंस में है। तो जब तक हमारे मामलात रशिया से ठीक नहीं हुए थे तो हमारी कोई पॉलिटिकल वो जो उनके साथ वो नहीं थी, आमदोरफ्त थी और छोटी मोटी ट्रेड थी, फ्लाइट्स भी ऑपरेट हो रही थी। लेकिन अब जब से अमेरिका के मुकाबले पे ये जो नया इमर्जिंग ब्लॉक है जिसमें चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, अब अफगानिस्तान को भी ऐड कर लें, तो दिस इज़ चेंजिंग द होल डायनामिक्स। इसमें आपको चैलेंजेस भी आएंगे। आप पिंडी टेस्ट की कैंसिलेशन इज़ अ वेरी स्मॉल इंडिकेटर, जिसको हमें अब समझने की ज़रूरत है और हो सकता है चंद दिनों में समझ में आए। तो मेरा ये ख्याल है कि जो पूरे ब्लॉक में चेंज आ रही है वो इसलिए आ रही है कि हमने अपने मामलात रशिया के साथ दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं और स्लोली हम रशिया को अपनी तरफ ला रहे हैं। जब एक दफ़ा रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे तो चाइना हमारे ऑलरेडी साइड पर है, फिर सेंट्रल एशिया में हमारी जो है इनग्रेस बढ़ेगी। और जैसे अफजल साहब ने भी कहा कि वहाँ से एनर्जी हमें मिल सकती है, हमारी कंज्यूमर गुड्स वहाँ जा सकती हैं और जा रही हैं, और टेक्सटाइल्स और बहुत। तो इट इज़ मे बी अ वेरी स्मॉल मार्केट, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि हमें इस वक्त अपनी जो लो टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एक मार्केट चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान हो। कि देखिए, जब तक अमेरिकन्स थे इंडिया ने बहुत इन्ग्रेस किया अफगानिस्तान में, और हम कंपटीशन में हमें इतना सख्त टाइम दिया कि हम शायद रियलाइज़ नहीं कर रहे। तो अब हमारे लिए अफगानिस्तान भी खुला, सेंट्रल एशियन भी खुला, और इस पूरे डायनामिक्स में अगर हम प्रॉपरली प्ले करें तो ये एक नया ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में इन्फ्लुएंस जिस तरह आपने बताया, उसमें रशिया का रोल बहुत अहम है, बहुत अहम है। अच्छा, पाकिस्तान के अब रशिया के साथ ताल्लुकात को किस तरह देखते हैं? हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की मल्टीपल टाइम्स रशियन लीडरशिप से बात हुई है, और वो जो सुस्त रवि हम पहले देखते थे वो अब खत्म हो गई है, एंड स्ट्रेटेजिकली करीब आ रहे हैं दो ममालिक। हाउ डू यू व्यू दैट? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज के देखिए, ट्रेडिशनली रशिया और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। अब जब से इंडिया का टिल्ट बढ़ा है यूरोप और अमेरिका की तरफ, और अब ख़ास तौर पे वेपन में, क्योंकि रशिया को हमसे दूर रखने में वेपन ट्रेड बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इंडिया रशिया की $5-7 बिलियन हर साल इंडिया लेता था, चाहे वो हवाई जहाज़ थे चाहे दूसरे वेपन्स थे। अब उस ट्रेड में आपने देखा फ्रांस ने रफ़ेल बेचे हैं, अमेरिका F-15 और F-35 बेचने के चक्कर में, तो अब रशिया के लिए वो अट्रैक्शन इंडिया में नहीं रह गया। और हम ये मौका है कि हम रशिया को ये जो नए ट्रेड रूट्स बन रहे हैं जिसका इंडिया पार्ट नहीं है, BRI हुई और ये CPEC हुई, और ये जो नया वाया अफगानिस्तान हम बात कर रहे हैं, ये ठीक है कि हमें अफगानियों को ऑन बोर्ड लेना है, लेकिन एक मिनट को आप सोचें सही कि अगर एक गैस पाइपलाइन बनेगी तो 500-700 मिलियन तो रॉयल्टी अफगानिस्तान को मिलेगी। इतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम और उनके पास कौन सा है? कंसिस्टेंट रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम। बिजली का भी यही होगा, जो अगर हम 4 सेंट पर मेगावाट भी दी तो उससे उनकी तो ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। इसमें हमें ईरान को भी अपने साथ लेना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेसिडेंट रईसी से भी मुलाकात की, और सब काफ़ी मुलाकात। तो ये दिस विजिट शोज के डायरेक्शन चेंज हो रही है इन अ पॉजिटिव मैनर। आई थिंक बहुत ही कीन साइड थी। अकमल साहब, हम अगर देखें कि पहले एक तासुर था कि सिपेक स्लो पड़ता जा रहा है, अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली सेंट्रल एशिया में एक स्ट्रॉन्ग अपना स्टेशन बिल्ड कर रहा है, कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू, ट्रेड रूट्स के थ्रू, और दूसरे ममालिक के लिए राहदारी फराहम कर रहा है। तो सिपेक को इससे बड़ी तकवीत मिलने वाली है। हाल ही में असद उमर साहब ने भी इशारा किया कि ऐसा नहीं है कि आप स्लो डाउन है, द थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव एट अ वेरी रैपिड पेस, जैसे अफगानिस्तान में इम्प्रूव सिचुएशन होती है। हाउ डू यू व्यू दैट? देखिए, मेरे हिसाब से जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं ना, उनके लिए ये नई बात नहीं है जो आप जिस तरीके से कर रहे हैं ना, कि एक नया, ये शुरू से विजन ही बेसिकली ये लेके चल रहे थे कि देखिए, अफगानिस्तान CPEC जो है ना, विदाउट अफगानिस्तान में अगर अमन नहीं होता
तो सीपैक का कोई इतना बहुत ज़्यादा रोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर वेस्ट एशियाई रियासतों तक हमने एक्सेस करना है, हमने क्या करना है, चाइना ने भी करना है। तो चाइना का बेसिकली जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, दैट इज बेस्ड ऑन दिस फिनोमेना के नेक्स्ट जो आपके पास डेकेड आ रहा है उसमें सी ट्रेड जो है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, और ये वाले जो ट्रेन वाले और जो रोड वाली ट्रांसपोर्ट है ना, ये उसको जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इससे टाइम की भी सेविंग हो रही है और सबसे ज्यादा और कॉस्ट की भी सेविंग हो रही है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखें तो आपको कोई अनहोनी चीज़ नज़र नहीं आएगी, और रशिया का या चाइना का या पाकिस्तान और ईरान का इस सीपैक के ऊपर और BRI के ऊपर जो है वो चूँकि एतबार और एतमाद बढ़ रहा है, तो उस हवाले से अब अफगानिस्तान में अमन कायम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं होता तो सीपैक का और BRI का तकरीबन जो है वो एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो रह जाएगा। अब ईरान, पाकिस्तान और जिस तरीके से ताजिकिस्तान का एक ट्राइका बनता है, तो ये तीनों अगर कंट्रीज चाहें तो वहाँ पे रहने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं, इन तीनों का वहाँ पे इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान का हो गया, किर्गिस्तान का और ईरान का, ये तीनों मिलके वहाँ पे अमन कायम कर सकते हैं। और नेक्स्ट फेज ही है कि वहाँ पे अमन कायम करना है। ये अमन कायम होगा, देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रेड। ट्रेड में फिर बिजली की वो भी आ जाती है, ट्रांसमिशन लाइंस आ जाते हैं, रोड्स आ जाते हैं, रेलवे की आ जाती है और दीगर चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट जो टारगेट है वो है अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम और पुरअमन हुकूमत कायम करना, ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी तरफ हम बढ़ सकें आगे। फारूक साहब, नाउ द बिगेस्ट रिस्क and the biggest opportunity, both are same, Afghanistan. How likely it is कि in the next 4 to 5 months हम यहाँ पे थोड़ी सी stability देखें? is the strategy correct जिस तरह पाकिस्तान अडॉप्ट कर रहा है, और बहुत तेजी से देख रहे हैं हम, ऑब्वियसली छोटे फैक्शंस में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा अफगानिस्तान में, वो उनकी तारीख है, वो यू कैन नॉट डिनाई दैट, बट ओवरऑल स्ट्रेटेजिकली हाउ लाइकली इज इट कि हम नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में थोड़ी स्टेबिलिटी देखें और ट्रेड रूट्स खुलते हुए देखें? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट इन्वॉल्व है ना वो है वेस्ट का बिहेवियर। ठीक है, अब अमेरिकन यहाँ से निकले हैं, नेटो फोर्सेस निकली हैं, इंडिया यहाँ से निकला है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ एन ह्यूमिलिएशन फॉर देम। ठीक है, डू यू थिंक दैट दे वुड इजीली सिट एट देयर होम्स? एब्सोल्युटली नॉट। अब ये पाकिस्तान का जो भी वनडे मुलतवी हुआ है, तो अब वी नीड टू बी रेडी for any kind of sabotage from these countries, even it's US या NATO force या whatever, because उनके लिए humiliation they can't take it। तो ये एक बहुत बड़ा एक उनके लिए सेटबैक है, और हमें क्या वो चाहेंगे कि अफगानिस्तान इस तरह स्टेबल होकर बैठ जाए तालिबान के, क्योंकि जो उनके मुफादात थे वो उस तरह वो उसको अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, उस इंटरेस्ट को करने के लिए नाउ दे विल कम टू पाकिस्तान टू सैबोटेज अस। गॉड फॉरबिड, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन हमारी अगर फोर्सेस, हमारी एजेंसीज, हमारी गवर्नमेंट, इफ दे आर प्रूडेंट एनफ, होपफुली वी कैन टैकल दैट सिचुएशन आल्सो। बिल्कुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि 20 साल वो वहां पे अमन नहीं ला पाए जी, आप 8 महीने में लेकर आ गए। Exactly. तो अगर हम ये ले आते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो तो उनके लिए बड़ी मतलब एम्बैरेसमेंट है कि यार ये हमने 20 साल में कुछ नहीं किया, तो ये अगर 6 या 8 महीने में इस तरह कर लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह देखिए, एक वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाले हैं। हमें अल्लाह ताला की इंशाल्लाह वो हेल्प रहेगी, और हम इंशाल्लाह हो सकता है हम कर भी लें, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है अफगानिस्तान में। नो वन कैन डिनाई दैट, इवन चाहे वो US हो, NATO हो, इंडियन हो, व्हाटएवर। तो हमारा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम वी विल हैव सम सॉर्ट ऑफ अ स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान इंशाल्लाह ताला। आई सी दैट। आई थिंक बहुत ही कंक्लूसिव डिस्कशन रही नाज़रीन। दैट कंक्लूड्स आवर फर्स्ट सेक्शन ऑफ द शो। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे आपको प्रोडक्शन टीम कुछ इकोनॉमी के की इंडिकेटर्स दिखाएगी। रिसेंटली हमने देखा कि एक्सचेंज रेट के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी रही, स्टेट बैंक ने फिर इंटरवीन किया, और इंटरवेंशन के बाद अगेन दोबारा हम देख रहे हैं कि रुपया स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का जो बढ़ रहा है, आप कंसिस्टेंटली अगर देखें रिकॉर्ड रिजर्व्स हैं, लेकिन जुलाई से अगस्त इस साल रवा माली साल अब तक जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $2 अरब से जायद रहा है। सो द इकोनॉमी इज नाउ बिल्डिंग द मोमेंटम। जब इकोनॉमी मोमेंटम बिल्ड करती है तो उसके साथ साथ इंपोर्ट ऑफ मशीनरी भी बढ़ती है। उसका इंडिकेशन हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट्स बढ़ने की सूरत में आ रहा है। दूसरा, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो कि इंक्रीज हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे मौजूद हैं। LNG की प्राइसेस ले लें, गैस प्राइसेस ले लें, पेट्रोलियम प्राइसेस ले लें, उसका भी इंपोर्ट बिल पाकिस्तान पे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमने रिसेंटली ट्रेड डेफिसिट देखा और करंट अकाउंट डेफिसिट देखा, और रुपए में हमने देखा कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आई। लेकिन स्टेट बैंक की जानिब से जो कंसिस्टेंट पॉलिसी एक्शन लिया गया मार्केट में
और हम देख रहे हैं कि उससे स्टेबिलिटी वापस आई। अगर अब आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो आप रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट देख रहे हैं जो कि अराउंड 97 के ऊपर मौजूद है। ये 100 से नीचे है, दैट्स अ इंडिकेशन कि यहाँ पे आपका एक्सचेंज रेट अभी भी अंडर वैल्यूड टू फेयरली वैल्यूड लेवल के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे आप कंसिस्टेंट देख सकते हैं कि इन्हीं रेंजेस के दरमियान कंसोलिडेट करेगा। गवर्नमेंट इज फोकसिंग कि यहाँ से आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। रिकॉर्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हमने रिसेंटली देखी है, आप इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सर फारूक साहब आपसे ही आगाज करते हैं, बिकॉज यू हैव दिस की ट्रेड इनसाइट। व्हाट्स हैपनिंग इन द एक्सटर्नल ट्रेड साइड इन पाकिस्तान? जो इस रवा माली साल जो शुरू हुआ है, हाउ डू यू मॉनिटर दैट? व्हाट्स योर फीडबैक? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, जो डॉलर की जो इस वक्त हालत है, रुपये की हालत जो है डॉलर के अगेंस्ट is getting weaker, but at the same time it has helped our exporters to increase their exports. ठीक है, imports की जहाँ तक हम देखें ना, हमें मॉनिटरिंग करना है imports को बड़ा क्लोजली कि ऐसी कौन सी चीज़ import, अगर मशीनरी import हो रही है that is fine, ठीक है, वो महंगा है whatever, तो हो सकता है उसमें डॉलर चाहिए होंगे हमको। लेकिन अगर हम accessories और अयाशी की चीज़ें import कर रहे हैं तो we have to monitor that कि हमारा जो पैसा है गलत ना जाए बाहर। एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, मुझे आई मस्ट अप्रिशिएट दैट, उसमें उन्होंने एनर्जी के लिए, पावर के लिए जो इन्होंने इंसेंटिव्स दिए हैं। हमारा जो सेल्स टैक्स जो रिफंड जो साल 2-2 साल लगते थे वो ऑटो सिस्टम कर दिया उन्होंने। हमारा रिबेट का सिस्टम कर दिया है। रिश्वत का रेशियो हमारा अब देने का कम बन गया है कि वापस लेने के लिए हमको तो दे आर सो मेनी थिंग्स। आई थिंक दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरी राइट पॉलिसीज एंड दे हैव गिवन अ गुड चांस फॉर द एक्सपोर्टर्स तो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, और एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही है। मैं खुद टेक्सटाइल से हूँ, मेरा खुद टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कहाँ थोड़ा बताइएगा, रियल डेटा कुछ दीजिएगा कि अभी कहाँ एक्सपोर्ट जा रही है, क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं एक्चुअली एक्सपोर्ट करता हूँ मेनली जो यूएस हमारी मेन मार्केट है, ठीक है। उसके अलावा हम कोलंबिया और पेरू में एक्सपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें ऑर्डर्स, क्योंकि इस वैल्यू की वजह से, रुपये की वजह से मेरे ऑर्डर्स एकदम बढ़े, क्योंकि मेरी प्राइस जो है ना वो कम्पिटिटिव हो गई है। आई नो दैट यान हैज यान प्राइसेस हैव आल्सो गॉन अप, लेकिन उसका 5% इम्पैक्ट पड़ता है। अमूमी तौर पे परसेप्शन होता है कि जब भी रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले में तो जो इंपोर्टर होता है वो डिस्काउंट भी मांग लेता है। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा जो देखिए, हमारे जो बायर्स हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर मॉनिटरिंग अस। जो हमारा एक्सचेंज रेट नीचे जाता है वो कहते हैं तुम्हारा कम हो गया है, तुम्हारा इतना हो गया है, बिकॉज अब गूगल इंटरनेट इतना हर एक की रीच में हो गया है। पहले ऐसा नहीं होता था। अब वो दे मॉनिटर अस, वो हमें कहता है तुम्हारा डॉलर इतना हो गया है, तुम्हारे रुपये दो, तो मुझे आप सही प्राइस दो, रिकैलकुलेटेड, तो हम पे करना पड़ता है। लेकिन उससे कम से कम वी डोंट मिस द ऑर्डर। देखिए, कम से कम वॉल्यूमेट्रिक सेल्स तो होती है। एग्जैक्टली, समथिंग इज गोइंग आउट एक्चुअली। तो मैं उसमें बड़ा कहता हूँ कि हमें जाना चाहिए, यहाँ से पैसा आएगा। अगर मेरा मार्जिन कम है, नॉर्मली मेरी जो पॉलिसी होती है, आई वर्क ऑन अ वेरी लो मार्जिन, but I believe in having a volume actually, because then I make money on the volume sales actually. तो उसमें क्या है कि आपकी फैक्ट्री चलती रहती है, आपका सिस्टम चलता रहता है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती रहती है, एटलीस्ट हम गेटिंग समथिंग। सो ये है कि मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है जो कुछ भी हो रहा है ये, लेकिन हमें मॉनिटर करना है कि आया हमें जो इम्पोर्ट्स हो रही हैं। देखिए, हमारा जो रुपये बड़ा, आपको पता है कि अफगानिस्तान की वजह सारे मामला हुए, वो डॉलर्स यहाँ से लेके क्योंकि वहाँ डॉलर पाबंदी लग गई है, अमेरिका ने उनको सीज कर दिया है सब कुछ। वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो यहाँ से अफगानी डॉलर्स लेके करके तो हमारी डॉलर जो है ना एकदम हमारा रुपये जो नीचे आ गया। लेकिन इंशाल्लाह ग्रेजुअली वी एक्सपेक्टिंग कपल ऑफ मंथ्स इंशाल्लाह विल बी सेटल डाउन। और हमारी जो यान की पैसे बढ़ती है इस वजह से बढ़ती है। हम इस वक्त हमारी कॉटन कम हुई है, 8.5 मिलियन बेल्स हुई है, तो हमें कॉटन इंपोर्ट करना पड़ रही है, ठीक है ना। तो वो भी इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर प्राइस। आप समझते हैं ये टेम्परेरी है और इसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी इन कपल ऑफ मंथ्स इंशाल्लाह वी विल हैव स्टेबल इंशाल्लाह। हाउ डू यू सी दिस रीसेंट जो कि वॉलेटिलिटी आई थी, अब उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन हाउ डू यू सी दिस? बिकॉज बहुत सारे बिजनेसमैन घबरा गए थे ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस कि ये एकदम से रुपया डिवैल्यू क्यों होना शुरू हो गया है। व्हाट्स योर फीडबैक? देखें, एक तो मैं थोड़ा सर की बात से आगे बढ़ाऊंगा उसको कि मैंने भी जो पिछले तकरीबन 1-1.5 साल में ख़ास तौर पे कोविड के हवाले से जो देखा है, तो उसमें टेक्सटाइल और होजरी और गारमेंट्स के मैन्युफैक्चरर्स और जो एक्सपोर्टर्स हैं ना, दे आर ऑन वेरी हैप्पी मूड और उनकी अच्छी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। तो उसके बड़े दूसरे भी ख़ास तौर पे कोविड से रिलेटेड बड़े उसके इम्पैक्ट्स थे। लेकिन फ्यूचर में हम टेक्सटाइल की एटलीस्ट एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ देखते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो इस वक्त जो है वो 500 बिलियन रुपए जो है वो पाकिस्तान का पर मंथ जो है वो ट्रेड डेफिसिट हो चुका है, और जो इंपोर्ट्स हैं वो 800 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुकी हैं, और 300-350-400 बिलियन के ऊपर जो है वो आपकी ये पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं।
तो ओवरऑल सिनेरियो की वजह से ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है। सही, $4 बिलियन। सेम इज द केस विद करंट अकाउंट। जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है तो करंट अकाउंट भी बढ़ रहा है। ऑल दो के फॉरेन रेमिटेंसेज उसको बेल आउट कर रही हैं, लेकिन फॉरेन रेमिटेंस का फिगर भी एक सर्टेन लेवल तक 7,000 मिलियन जो है वो डॉलर पर मंथ के ऊपर आके स्टेटिक हो गया। उसमें फर्दर कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। अब ये टोटल जो है वो आपको इकोनॉमी का आउटलुक नज़र आ रहा है। उसके अगेंस्ट में जब आप देखते हैं कि डॉलर एकदम से 152-55 से 180 पे चला जाता है और स्टेट बैंक 180 नहीं, 170 के करीब। 168 170 168 के ऊपर जब चला जाता है और स्टेट बैंक उसमें इंटरवेंशन नहीं करता, तो इसका मतलब है कि स्टेट बैंक डू नॉट वांट टू यूटिलाइज इट्स रिजर्व्स टू डाउनसाइज दी डॉलर। अच्छा, कुछ इंटरवेंशन हुई है स्पेकुलेशन को काबू पाने के लिए। असल में उसकी वजह पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी वो है कि कैश इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है और लोग जो है ना कैश में अमाउंट बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो डॉलर में हल्की सी भी फ्लक्चुएशन आती है ना, तो जिसके पास रुपी में पड़े हुए होते हैं ना कैश, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए इन फॉर्म ऑफ कैश पड़ा हुआ है, तो मुझे तो नजर आएगा ना 1 रुपया बढ़ गया तो मैं फौरन डॉलर की तरफ बढ़ूंगा। तो इस डॉलर की फ्लक्चुएशन में इस चीज़ का बहुत, कैश इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये इस रेट के ऊपर भी अगर अगले 2 साल तक स्टेट बैंक जो है वो इस रेट को प्रिवेल कर जाता है कि इससे अल्टीमेटली एक्सपोर्टर्स का जो है वो बेनिफिट हो रहा है और इम्पोर्टर्स में लग्जरियस आइटम्स अगर कॉस्टली भी हो जाते हैं, प्रोवाइडेड कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल की कॉस्ट हो गई या फर्टिलाइजर वगैरह से रिलेटेड जो आइटम है उनके ऊपर इंसेंटिव दे देती है, तो इस रेट के ऊपर वी कैन प्रिवेल। दैट कुड बी ए गुड पॉलिसी फॉर नेक्स्ट 2 years, प्रोवाइडेड कि ये जो 2-3 चीज़ें मैं जो मेन यूटिलिटी आइटम जो बताए हैं कि जो इंपोर्ट का मेन एलिमेंट है उसके ऊपर सब्सिडाइज कर देते हैं, तो द इकोनॉमी विल गो मूव टुवर्ड्स द वेरी गुड डायरेक्शन और इससे इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी। हाँ, अगर इसमें नाकामी होती है तो फिर जो है ना वो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन, आजमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि जिसको देखना होगा। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस को सही करके आपको प्राइसेस को नीचे लाना होगा, बिकॉज प्राइसेस नीचे रखते हैं तभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये देख सकता है कि हाँ ठीक है, हम मॉनेटरी पॉलिसी में मज़ीद डिस्काउंट रेट में इजाफा नहीं करें। माइंड यू, मॉनेटरी पॉलिसी भी बहुत करीब है, उसकी आमद है एंड मार्केट सेक्शन इज एक्सपेक्टिंग 25 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज और एक सेक्शन है जो कह रहा है कि नो इंक्रीज बरकरार रहेगी। इस पर भी बात करेंगे। अभी तो हमें ज़रा बताइए कि जब आप रीजन में देखते हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर्स और रीजनल जो कौंसल जनरल्स हैं, पाकिस्तान को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि आप रीजन में दूसरे ममालिक में मार्केट कर सकते हैं। हाउ हैज़ बीन द रिस्पॉन्स? अभी रिसेंटली पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने भी कंसिस्टेंट फोकस किया कि एम्बेसडोरियल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कराएं, डिफरेंट ममालिक के जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ कनेक्शंस बनवाएं। हाउ डू यू व्यू दैट? देखिए, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी आज से नहीं, कोई हम 20-25 साल से प्रमोट कर रहे हैं और अब हमारे ऑफिसर्स इस दौरान ट्रेन हो गए। सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का ये है कि आप कंपिटिटिव प्राइसेस ऑफर करें और थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो मार्केट में। वोलेटिलिटी जितनी भी करेंसी में आती है, ये ठीक है कि इस वक्त अफगान सिचुएशन की वजह से बहुत सारे लोगों ने कैश के अगेंस्ट डॉलर्स ले लिए हैं, तो हमारे यहाँ प्रेशर है। ये भी बहुत बड़ा एलिमेंट है। जो लोग भाग रहे हैं कैश लेके, वो बेसिकली मार्केट से उन्होंने कैश उठाया ना। तो हमारे जो अब फोकस है सारा फॉरेन ऑफिस का, वो इंडिया के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो वो है इकोनॉमी, और इस पे बड़ा प्रेशर है। डिप्लोमेट्स को बुलाया जाता है, उन्हें बाकायदा बताया जा रहा है, दे आर बीइंग ट्रेंड। और अब जिस तरह के ये वेबिनार से और ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, इन्होंने बड़ी हद तक वो जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट था उसको ओवरकम कर लिया है। तो वी आर नाउ इन अ बेटर पोजीशन टू प्रोजेक्ट पाकिस्तान एज अ वाइब्रेंट इकोनॉमी। और अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे जो एम्बेसडर्स वगैरह अब बात कर रहे हैं, जो नए वाले हैं, उनके लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनफैक्ट ट्रेनिंग का भी अब ये पार्ट है। In fact, next week I'll be going for 2 lectures at Foreign Service Training Institute. बुनियादी तौर पे हम इकोनॉमी को फोकस कर रहे हैं, और ये जब हमारे डिप्लोमेट्स हैं ये अब सियासत पे कम जोर दे रहे हैं और अब इन उमूर पे कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। अगर हम अफगानिस्तान की मार्केट रिकैप्चर कर लेते हैं तो कम से कम $5-7 बिलियन की तो मार्केट स्ट्रेट है। और अब आप ये देखिए कि हमने जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था ड्यूरेंट लाइन के ऊपर,
जो बाढ़ लगाई है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसको हमारे लोग रियलाइज नहीं करते। ये जो बॉर्डर था जो पोरस था और इसके थ्रू इन्फिल्ट्रेशन थी, माइग्रेशन थी, सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हुई है काफी, अनडिजायर्ड लोगों की मूवमेंट थी, ये सब कंट्रोल में आ गई। अच्छा, दैट आल्सो मींस कि पाकिस्तान न्यू इट राइट फ्रॉम द डे वन कि ये होने वाला है, सो इट्स वाज अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव जी। और गौर से अगर आप देखें तो पहले तो डिफेक्टो बॉर्डर था, हमारा डिफेक्टो कंट्रोल था, अब हमारा डिजोर है, लीगल है। हमने दीवार बनाई, अमेरिका ने तो कोई इतराज नहीं किया ना, इंडिया करता है तो करने दे, इंडिया की हम सुनते नहीं। जब आपने अपने बॉर्डर बनाई थी तो हमने इतराज नहीं किया था, ईरान ने भी कोई इतराज नहीं किया। अब हम ईरानी बॉर्डर को भी फेंस कर रहे हैं। सही है। तो मतलब ये हमारे लिए अब धीरे धीरे हमारी पोजीशन ज्यादा डिफाइंड है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डोमेस्टिक सिक्योरिटी जो कि हम स्ट्रांगली इंपोज कर रहे हैं इंटरनेशनल लाइंस ड्रॉ करके। और हम अब वो बॉर्डर इतना अच्छा है कि उसको क्रॉस करना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो इससे ना बीमारियां आएंगी, ना अनडिजायर्ड एलिमेंट आएंगे, स्मगलिंग कम होगी, खत्म तो नहीं हो सकती क्योंकि इतना ये बताइएगा, ये बड़ा एक ट्रेंड था पिछले 15-20 सालों में अफगानिस्तान से जो स्मगल होकर गुड्स आना शुरू हुए तो लोकल मार्केट का बड़ा तो बुरा हाल कर दिया था। छोटी इंडस्ट्री तो तबाह हो गई थी ना, वो सब अब कंट्रोल में आ रहा है। क्यों देखिए ना, अगर आप स्मगलिंग हो रही है तो यू कैन नॉट मास प्रोड्यूस लाइक चाइना, या कुछ मुल्कों की नेचुरल एडवांटेज है उनको तो आप बीट नहीं कर सकते। इवन इंडोनेशिया टेक्सटाइल्स में इतना आ गया कि उनका सामान अफगानिस्तान आए और स्मगल बैक हो जाए, तो ये जो बाढ़ बनी ये सिक्योरिटी भी है और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम स्मगलिंग को रोक लें, अनडिजायर्ड लोगों की मूवमेंट को रोक लें। और यू आर राइट, जो आपका मेन सवाल था कि हमें अब बाकी चीज़ों को पीछे रख के इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे गौर करना चाहिए और अपने बिजनेसमैन को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। देखिए अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो इंडिया का बिजनेसमैन बहुत बड़ा है और ट्रेडिशनली बहुत बड़ा है। अब आपके यहाँ कोई ऐसा नहीं जो अंबानी को मैच करे। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने बिजनेसमैन को प्रमोट करें। जनरली मैच करने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास लोकल इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको प्रमोट करें। भाई मैं कह रहा हूँ ना कि हम जो हमारी ट्रेडिशनल कमजोरी थी अब हमें उससे आगे जाना है कि किसी तरह से हम अपने लोगों को नई मार्केट्स लेके जाएं, नई प्रोडक्ट की तरफ लेके जाएं और ये जो किसी तरह से जंप स्टार्ट करें, ट्रेडिशनल गुड्स से हम बाहर निकलें। अच्छा, ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से जब बात करते हैं हम लोग, तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में पहले हम देखते थे कि ट्रेड एसोसिएशंस और एम्बेसडर्स के दरमियान डिस्कनेक्ट होता था। अब वो डिस्कनेक्ट क्या खत्म हुआ है? बिकॉज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स का हमेशा ये आर्गुमेंट होता है कि हमें सुना नहीं जाता, और जब भी आप दूसरे ममालिक में ट्रेड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं तो हमें बुनियादी तौर पे मार्केट नहीं किया जाता। तो इज इट नाउ, इज ये डिस्कनेक्ट खत्म हुआ है? आप भी फीडबैक दीजिएगा प्लीज, आप भी दीजिएगा। देखिए मेरे हिसाब से तो डिस्कनेक्ट पूरी तरह तो कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कमी आई है, कमी बहुत आई है। जो जैसे पहले था, पीपल वर नॉट बॉदर्ड। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे वो फॉरेन ऑफिस के थे, चाहे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के थे, वो अपनी कुर्सियों में आराम से बैठे हुए थे। ठीक है। नाउ देयर इज सो मच प्रेशर इवन फ्रॉम द चेंबर। मुझे याद है जब मैं कौंसिल जनरल था तो तारिक सईद साहब जो चाइना देखते थे वो इतना हमें मूव कराते थे कि हैरान कौन था। तारिक सईद साहब खुद अक्सर साल में 2-3 दफ़ा आते थे डेलीगेशन लेके, और वी वर अंडर कांस्टेंट वो कि नहीं आप ये भी करें, आप ये भी करें, वी वर डिलीवरिंग इट। तो इस मोड में हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चल चुकी है। अब ज़रूरत इस बात की है कि लीडरशिप उसको प्रॉपरली गाइड करे। लीडरशिप में पॉलिटिकल नहीं, हमारी बिजनेस लीडरशिप का रोल अब इम्पॉर्टेंट है कि वेबिनार के थ्रू। अब देखिए पेंडेमिक में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी वो आई है वेबिनार, डिजिटल कनेक्शन। हाँ, ये जो चाइना बिजनेस काउंसिल वालों का वेबिनार, हमारे एम्बेसडर था चाइना था, मैं उसमें था, उनके पूरी टीम बैठी हुई थी और जिस तरह से इंटरेक्शन हुई दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, आई थिंक बहुत ही की पॉइंट। जी सर देखिए बात ये है वाकिर भाई कि हमारी अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एंटरप्रेन्योर है ना तो उसका विजन है बिजनेसमैन का, ठीक है, और ना ही हमारी गवर्नमेंट का विजन है। हमारी एक्सपोर्ट हम अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा प्रो वेस्ट रहे, ठीक है। हमारा फोकस बिजनेसमैन का भी सिर्फ यूएस और यूरोप रहा, राइट। इतनी बड़ी मार्केट्स है, अफ्रीकन मार्केट कभी एक्सप्लोर नहीं किया हमने, कभी सेंट्रल एशिया एक्सप्लोर नहीं किया, कभी रशिया को एक्सप्लोर नहीं किया, कभी हम कहीं और मुल्कों में नहीं गए। साउथ अमेरिका इतनी बड़ी मार्केट है। उसकी रीज़न ये है कि ना तो हमारे ट्रेड के ऑफिस उस तरह काम करते हैं जिस तरह इंडियंस काम करते हैं। आई हैव मेट विद लॉट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, क्योंकि आई बीन टू 30 कंट्रीज और हमारा इंटरेक्शन होता है सबके साथ।
हमारा जो एंटरप्रेन्योर है ना वो भी मेहनत करना R&D करना पसंद नहीं करता, जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारे ट्रेड के लोग हैं वो भी उसी तरह R&D या विजिट्स करना पसंद नहीं करते कि एक R&D करके हमें दें कि जी हमने आपके लिए ये मार्केट स्टैब्लिश की है, दीज आर द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स फॉर आवर एक्सपोर्ट्स। किस तरीके से इनकरेज की जाए, दैट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन। देखिए इसको पता है कैसे किया जाए। देखिए हमारे यहाँ, मैं पहले भी कहूँ, मुझे शायद लोग पसंद नहीं करेंगे इस बात को एंड दे वोंट लाइक मी, द थिंग इज कि आप वहां पर हायर करें ऑनररी ट्रेड के अटैची, यहाँ से ना भेजें उनको, आप जो रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएं, लोगों को हायर करें वहां पर एंड दे शुड मार्केट अवर प्रोडक्ट, बिकॉज वहां की स्किन का आदमी है वो, ठीक है, वहां का लोकल आदमी है, ही विल डू बेटर मार्केटिंग, ही विल स्पीक द लैंग्वेज, ही इज अमंग देम, यू नो, ही कैन डू बेटर मार्क। हम उसको इंसेंटिव करें कि आप हमारी ट्रेड के लिए करें एंड वी विल पे यू अमाउंट, लाइक अ प्राइवेट सेक्टर जॉब। प्राइवेट सेक्टर जॉब, यस, वी शुड नॉट सेंड एक नीचे का आदमी भेज दे जरूर, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल हो, रिजल्ट ओरिएंटेड टारगेट्स दे उसको इवेल्युएट करें, उसको मॉनिटर करें एंड ही शुड जनरेट बिजनेस फॉर पाकिस्तान एक्चुअली। देखिए प्रॉब्लम ये हमारे यहाँ कि हम अगर जो हमारे ट्रेड के लोग होते हैं, आपको मैं एक रशिया में था, उन्होंने यहाँ से बंदा भेज दिया जो कि 27 साल कस्टम में काम किया उसने, उसको ये आप कहाँ से ट्रेड मिनिस्टर है रशिया के, यार उसे क्या पता एक्सपोर्ट क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, क्या होता है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है ना, एक तो वही गलत है। अब ये देखिए आज पेट्रोलियम की सेक्टर, लेकिन अभी काफी बेहतरी आई है रिसेंटली, हम देख रहे हैं कि जितने एम्बेसडर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हैं, कम्युनिकेशन एक हद तक प्रोएक्टिव होगा, वो बात तो कर लेगा। देखिए आज हम वेबिनार की बात कर रहे हैं, तो आप पिछले 40-50 हम सो रहे थे उस मार्केट्स के लिए, क्या सही है, आज हम पेंडेमिक का बहाना कर लेते हैं यार हम जा नहीं सकते, तो पिछला हमारा क्या ट्रेड हुआ उनके साथ, वेबिनार तो अब हमें एक एक्सेलरेट करता अगर हमारे ऑलरेडी अच्छे रिलेशनशिप बिजनेस के डेवलप हुए फाउंडेशन बनी होती। अब हम नए डेवलप करने जाएंगे तो वेबिनार से आपके पास कोई कस्टमर नहीं आएगा सर, इट्स नॉट दैट इजी जॉब। वेबिनार तो वहां पर है कि ऑलरेडी यू हैव एस्टैब्लिश्ड मार्केट and you want to reconnect, exactly, and you are basically, you know, basically you want to keep yourself connected with your customers, ठीक है, and with that particular country, ठीक है। लेकिन हम तो सोए रहे ना सर पिछला। सही, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अकमल साहब, हाउ डू यू सम इट अप? देखें, इंडिया के हवाले से मैं एक बात आपको बताऊं, इंडिया में मेरे ख्याल में किसी भी चीज़ में पाकिस्तान से आगे नहीं है, ना उनकी पॉपुलेशन जहानत में हमसे आगे है, ना कोई इकोनॉमी में जो है ना कोई बहुत ज़्यादा तीर मार रहे हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक बेनिफिट है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनका एरिया ज़्यादा है, तो वो दूसरे मुल्कों की मंडी जो है बेसिकली अट्रैक्टिव जो है ना वो मंडी है दूसरों डेमोग्राफिक्स की बेसिस। जी हाँ, तो उस वजह से लोग जो है ना उसकी तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, वरना वहाँ पे कोई हीरे मोती की जो है ना वो या पहाड़ नहीं है, ना वो कोई दूध की नहरें बह रही हैं, वहाँ पे भी जो है ना 70% से लोग जो है ना वो गुर्बत और नंगे सो रहे हैं। और हम ये सुनते हैं उनके, मैं अक्सर ये इंडियन एंकर्स को सुनता हूँ, हमने अफगानिस्तान में $3 बिलियन इन्वेस्ट कर दी। ओ भाई, आप लोगों की अपनी आवाम जो है वो भूखी सो रही है और आप अफगानिस्तान में जाके जो है ना वो इन्वेस्टमेंटें कर रहे हो, नंबर एक। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें कि जी इस वक्त जो हमारे जो सफ़ीर है ना, जो बैरून मुल्क की तरफ अगर हम जाते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका, उनको बाकायदा एक टारगेट दिया जाए कि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पे ये आपने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, वहाँ पे प्रॉपरली लॉबिंग करनी है, और फिर उनको कनेक्ट किया जाए। हमारे यहाँ पे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो एसोसिएशंस हैं, जैसे FPCCI है, कराची चैम्बर है, मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ शहरों की, तो उनके साथ एक कनेक्ट करके एक नेटवर्क इस किस्म का बनाया जाए कि जी वहाँ से सफ़ीर हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करवाएँ, जिसमें हमारे यहाँ के लोग, अब तो चले डिजिटलाइजेशन हो गया ना, अब तो जाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से ऑनलाइन आप चीजों को करें, तो ये सफीर जो है ना दे कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इससे पहले तक हमारे यहाँ ये देखा गया है, इससे पहले तक तो ये देखा गया ना कि जी फलां को सफीर अपॉइंट कर दिया, वो 3-4 साल वहां पे रह के मजे से ठंड प्रोग्राम में आ गया। ऐसा नहीं है, अब उनको बाकायदा टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए, और मंथली या बाय मंथली या 6 महीने में उनकी बाकायदा परफॉर्मेंस को रिव्यू करना चाहिए कि भाई आपने कितनी कॉन्फ्रेंसेस करवाई, आपने कितने जो है ना वो सौदों में जो है ना वो लिंक आउट कराया ट्रेडर्स को यहाँ के लोकल लोगों के साथ। तो अगर इस चीज़ के ऊपर हम लोग वर्किंग करेंगे तो, और वही सफीर वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट है पाकिस्तानी है उनके साथ राब्ते में आएंगे, उनकी आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी और नेटवर्क ममालिक के अंदर जो पाकिस्तानी सफीर हैं, दे हैव बिकम वेरी प्रोएक्टिव, कनेक्ट कर रहे हैं, लोकल एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट कर रहे हैं, ट्रेड लिंकेजेस बढ़ा रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो आपके कमर्शियल अटैची होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें लोकल इंडस्ट्री की एसोसिएशंस का इनपुट लाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, यही मेरा हमेशा से जोर यही रहा है कि भाई जो हमारे कमर्शियल अटैची है ना,
मेरा हमेशा उनके साथ बड़ा डिबेट होता रहा है कि यार अगर मैं एज ए प्राइवेट, जब मैं पाक रशिया बिजनेस काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा था एज ए चेयरमैन, आई बीन टू 10 रीजन्स ऑफ रशिया। मैं साइबेरिया गया, बशकोतिस्तान गया, ततारिस्तान गया, कृष्णनारायण गया, मैं यू नेम द रीजन्स, उनके चैम्बर्स में, एसोसिएशंस में, मैं एज ए बिजनेसमैन, एज ए चेयरमैन पाक रशिया बिजनेस काउंसिल गया। उन जगहों पे हमारा ट्रेड रैशी कभी भी नहीं गया था। हु इज दिस जॉब? यू नो, हमारा ठीक है बिजनेस काउंसिल तो कर रही है, लेकिन उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, कौन सी मार्केट क्या है, कैसी है, हमें सपोर्ट चाहिए मीटिंग्स के लिए। हम जब भी मीटिंग्स अपनी अरेंज की, हमने अपने तय अपने जोरे बाजू पे मीटिंग्स अरेंज की। सही है। जब हम ट्रेड रैशी से कहते हैं हमारी मीटिंग्स अरेंज कराओ, तो उनके होते थे यार यहाँ बहुत बिजी हैं, लोग मिल नहीं सक रहे, हो नहीं पा रहा, तो फिर हमने अपने तौर पे उन चीज़ों को किया। देखिए, जब तक ये हम टारगेट ओरिएंटेड, मैं तो इस चीज़ का बहुत बड़ा उसमें हूँ कि भाई हमें अपने बंदे यहाँ से नहीं भेजने चाहिए, उनका कल्चर चेंज हमारी जो, हम लोकल चमड़ी का आदमी रखें सर, लोकल लैंग्वेज का आदमी रखें, ठीक है, एंड दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस, ही विल डू मार्केटिंग फॉर अस। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ज़ियाउर रहमान जब बांग्लादेश में आए थे, व्हाट ही डिड एक्चुअली, उन्होंने लोन लिया वर्ल्ड बैंक से 2% के ऊपर या IMF से, और अपने लोगों में मशीनें दी, कमाओ दो, और 5 टॉप मार्केटिंग के पर्सन हायर किया अमेरिका से, ठीक है, कि हमारे मुल्क की मार्केटिंग करो आप, ठीक है, एंड दैट्स व्हाट दे डिड एंड दैट्स हाउ दे स्टार्टेड देयर मार्केटिंग एक्चुअली, यू नो, देयर मार्केटिंग एक्सपोर्ट ऑफ देयर गारमेंट्स एक्चुअली। हमें भी इस किस्म के एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की। ठीक है, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसाइट्स, वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हसन साहब, हाउ डू यू कंक्लूड दिस डिस्कशन? खास तौर पे पहला पार्ट पाकिस्तान के और ताजिकिस्तान के दरमियान जो कनेक्शन डेवलप हो रहा है सेंट्रल एशियन पॉलिसी विजन की, और उसके साथ साथ ये जो एम्बेसडोरियल लेवल के ऊपर कनेक्शंस हैं बिजनेस की साइड को इम्प्रूव करने के लिए, हाउ डू यू समराइज? देखिए, आई एग्री फुली विद बोथ द अदर पार्टिसिपेंट्स। हमें अपनी पॉलिसी दोबारा से रिव्यू करनी पड़ेगी। जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस रेगुलरली हमें रिव्यू करनी पड़ेगी। चाहे आप ट्रेड ऑफिसर वहाँ करें, जैसे मैंने चाइना में ट्रेड ऑफिसर रखा हुआ था लोकल, सही है, उसको हम बता देते थे कि इस दफ़ा लेदर है, इस दफ़ा वूल है, इस दफ़ा कारपेट है, और वो उस पर काम करता था और कॉन्टेक्ट बिल्ड करता था, जो हम पाकिस्तान से हर वक्त शेयर करते रहते थे। तो हमें एक तो ये कि इमर्जिंग मार्केट्स पे फोकस करना चाहिए, और इसमें लर्निंग क्या हुई ये जरा बताइएगा। बहुत ही की इनसाइट्स है, क्योंकि चाइना के साथ हमारा जो पहला FTA हुआ था वो भी हमारी, उसकी भी टर्म्स हमारे फेवर में नहीं थी, दूसरा था उसके भी अब चीजें ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही हैं। तो उधर क्या आपको लर्निंग्स मिली? हमें लर्निंग ये मिली कि जब हमने पाकिस्तान चेंबर से कहा भाई आपने FTA को इस्तेमाल नहीं किया, तो इवन TDAP को पता ही नहीं था उस FTA के बारे में। हमने फिर उसको ट्रांसलेट किया, हमने पता नहीं था, देखें कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, नहीं, फिर हमने वहां से बैठ के उसको ट्रांसलेट कर बताया कि किन किन कमोडिटी में क्या आप कर सकते हैं, एंड इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस कि FPCCI से हम काम करते थे। सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारी जो गवर्नमेंट के लोग हैं ये प्राइवेट बिजनेस को ऑन बोर्ड नहीं लेते, जब ऐसे मुआहदे सर अपने पसंद के लोगों को कर लिया, बात कर लिया। अच्छा जी, तो हम लोग अब जरूरत इस बात की कि अपॉर्चुनिटी, और अब हमें लीप फ्रॉग के बारे में सोचना पड़ेगा। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के अलावा भी अब हमें सोचना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में हम जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएं, बल्क प्रोडक्शन पे जाएं। हमें अब अगर आपको $25 बिलियन के एक्सपोर्ट ट्रैप से निकलना है और किसी अच्छे मुल्क में के मुकाबले में जाना 150-200 बिलियन पे, तो आपको नई प्रोडक्ट्स, नई मार्केट और नई टेक्नोलॉजीज को पे इन्वेस्ट करना है। वेरी की इनसाइट्स यू शेयर ऑन दैट नोट। हसन हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। मोहम्मद अकमल साहब, इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू। फारूक अफजल साहब, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया के अंदर अपने ट्रेड रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, मुस्तहकम करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, ट्रांस अफगान ट्रेड को मुस्तहकम करना है, तो हर मुल्क के अंदर, ये पूरे सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग रशिया और दूसरे तमाम ममालिक और फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड, आपको अपने जो एम्बेसडर्स हैं उनके साथ जो कमर्शियल अटाशी हैं उनको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड को क्वांटिफाई करना होगा, उनकी परफॉर्मेंस को, उनके रिजल्ट्स को, कि उन्होंने कितना ट्रेड को मुस्तहकम किया, कितने बिजनेसमैन के कनेक्शंस करवाए। सो प्रॉपर जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में बेंचमार्क्स होते हैं कि आपने कितना ज्यादा ट्रेड करवाया, कितना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्लूड कराई, कितने नए कनेक्शंस कराए, हर क्वार्टर में उनको क्वार्टरली मॉनिटर करना होगा। नंबर 3, लोकल्स को वहां पे हायर करना होगा, और जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो उस कंट्री के और जो ममालिक के अंदर स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस रखते हैं उनको कनेक्शंस बनाना होगा, और उधर जाके आपको अपने एम्बेसडोरियल लेवल के ऊपर फिर कनेक्ट करना होगा अपने बिजनेसमैन के साथ। नंबर 4,
लोकल जो इंडस्ट्रीज हैं आपकी और ख़ास तौर पर जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं वहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट का बड़ा फुकदान है। जब आपको किसी मुल्क में पता नहीं है कि किस मौसम के में क्या चीज़ की डिमांड आती है और आपके पास प्रॉपर R&D स्टैब्लिश नहीं है, आई एम सॉरी टू से बहुत सारी एसोसिएशंस के अंदर जो R&D होती है वो बहुत सतही लेवल की होती है। जब आप अंदर जाते हैं और मार्जिनल कॉस्ट और कॉस्टिंग, पर यूनिट कॉस्टिंग, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को पूछते हैं तो वहां पे वो डेटा मौजूद नहीं होता। अगर आपको हर कंट्री में इस तरह की रिसर्च करें और फिर वो कंट्री के एम्बेसडर्स वो शेयर करें उन कमर्शियल एसोसिएशंस के साथ और फिर कनेक्शन बनाएं कि आपको इस मौसम में ये चीज वहां बेचनी है, लोकल ये रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, ये आपको कनेक्शन कराएगा, इसके ये बेंचमार्क्स हैं, अगर ये बेंचमार्क मीट करता है तो उसके अगले क्वार्टर की अर्निंग्स में या उसकी सैलरी में इजाफा होगा, अदरवाइज उसकी सैलरी इंक्रीज नहीं होगी। इस तरह की परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग जब तक नहीं होगी आप दूसरे ममालिक के साथ कंपैरेटिव नहीं हो सकते। बिकॉज अब हर मुल्क, जिस तरह हसन साहब ने बताया कि ये डिप्लोमेसी अब चेंज होके पॉलिटिकल को हटा के अब इकोनॉमिक हो गई है और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के अंदर ये बहुत जरूरी है कि आप अपने मुल्क का कंपैरेटिव एडवांटेज जानिए, दूसरे मुल्क में देखिए कि क्या चीज की डिमांड है और फिर अपनी एम्बेसी को यूज करें वहां रिलेशनशिप बनाने के लिए और लोकल एसोसिएशंस और वहां पे जो कमर्शियल अटाशी है उनके दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाएं और उसको क्वांटिफाई कराएं। जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, वो पाकिस्तान में भी लानी होगी, खासतौर पे एम्बेसडोरियल लेवल के ऊपर और कमर्शियल कनेक्शंस के ऊपर। इसके साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।